नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं सुनील राठौर। जीएलसीआईएस संस्थान के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपका यूनिट नंबर 3 को पिकअप किया था, जो कि मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित है। उस यूनिट के अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार से अपना एमपी का फॉर्मेशन हुआ है, किस प्रकार से उसका गठन हुआ है। तो गठन की प्रक्रिया को जानने के क्रम में वहाँ की विधानसभाओं के बारे में भी जाना कि उनका क्या क्या कार्य क्षेत्र था, कहाँ कहाँ पे उनकी विधानसभा थी, क्या क्या उनकी कैपिटल थी। साथियों, आज की क्लास में हम देखेंगे कि आपके मध्य प्रदेश के भूआकृतिक प्रदेश, जो कि आपका बिंदु क्रमांक आप 2 पर देखेंगे यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत, और यह यूनिट 3 कौन सी आपकी पेपर 1 के अंतर्गत भाग बी का थर्ड नंबर का यूनिट, जो कि मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित है। तो साथियों, क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, यदि आप इस प्रकार के वीडियो YouTube पर अगर देख रहे हैं तो यह हमारा ऑनलाइन कोर्स है, जिसे आप जीएलसीआईएस एमपीपीएससी एप्लीकेशन जिसे गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके वहां से परचेस कर सकते हैं। साथियों, यह कोर्स आप लोगों के लिए जीएलसीआईएस संस्थान द्वारा बेहतर तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो साथियों, चलते हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए, जहां पर हम चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश की भू आकृति को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है या कितने भू आकृतिक प्रदेश मध्य प्रदेश में नजर आते हैं। तो ये चार्ट आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक प्रदेश या भू आकृतिक प्रदेश जियोमॉर्फिक रीजन जो कि 3 वर्गों में दिखाई देता है। एक को कहा जाता है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरे को कहा जाता है सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश या सतपुड़ा मैकाल श्रेणी प्रदेश, और एक हो जाता आपका पूर्वी पठार, जिसके अंतर्गत हम बघेलखंड का पठार को पढ़ते हैं। तो साथियों, ये 3 वर्गों में मध्य प्रदेश के भू आकृतिक प्रदेश को वर्गीकृत किया जाता है। लेकिन यहां पर आपको यह ध्यान रखना होगा कि मध्य उच्च प्रदेश को इसकी विशालता या विविधता के आधार पर इन्हें पुनः 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अगर आपसे प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश में कितने भूआकृतिक प्रदेश हैं, तो विकल्प में अगर आपका 3 है तो 3 को आप चयन कीजिएगा। यदि आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने भूआकृतिक प्रदेश है और विकल्प में दिया है आपका कितना 5 + 2 7, तो 7 भू आकृतिक प्रदेश मध्य प्रदेश में नजर आते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के भूआकृतिक का वर्णन कीजिए या मध्य प्रदेश के भूआकृतिक प्रदेश कितने हैं, तो आपको ऐसे भी चार्ट बनाकर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलते साथियों, हम देखते हैं कि जो मध्य उच्च प्रदेश है सेंट्रल हाईलैंड, इस सेंट्रल हाईलैंड को विशालता और विविधता के आधार पर उपभागों में 5 उपभागों में से वर्गीकृत किया गया है। जहां पर आप देखेंगे मध्य भारत का पठार, ग्वालियर वाला रीजन, संभल वाला रीजन, बुंदेलखंड का पठार, यह आ जाता है आपका टिकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, ठीक है। विंध्य कगार प्रदेश या रीवा पन्ना का पठार, वही रीवा पन्ना वाला क्षेत्र, मालवा का पठार जो कि आपका इंदौर के आसपास वाला रीजन, उज्जैन संभाग वाला रीजन, ये सभी आ जाते हैं। नर्मदा सोन घाटी जहां से उसका उद्गम होता है, और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के ऊपर वाला हिस्सा, तो यह हिस्सा आपका कहलाता है कौन सा, नर्मदा सोन घाटी। तो ये तो चार्ट के माध्यम से मैंने ये बतलाना चाहा कि कौन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर इनके परसेंटेज को भी आप गौर फरमा सकते हैं कि अगर हम 100% का डिवाइड करें तो 82% होता है आपका मध्य उच्च प्रदेश। सतपुड़ा श्रेणी की बात करें तो वह 11%, और पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार होता है 7%। सभी को ऐड कर देंगे 100% हो जाएगा मध्य प्रदेश का पूरा भूआकृतिक प्रदेश। लेकिन यदि 82% को 100% मान लिया जाए और इसे 100% मानकर इस मध्य उच्च प्रदेश को भौगोलिक विशालता और विविधता के आधार पर 5 उपवर्गों में बांटा जाएगा, तो यहां पर आप देखेंगे 10.7% जो कि मध्य भारत का पठार है, 7.79 बुंदेलखंड का पठार है, जबकि 10.36% हो जाएगा आपका विंध्य कगार प्रदेश, और 28% मालवा का पठार। सबसे ज्यादा विस्तारित क्षेत्रफल पर यही पठार है, मालवा का पठार, और 26% पर नर्मदा सोन घाटी। क्लियर हुआ यहां तक? अब इसको हम मैप में भी देखेंगे। मैप में देखने के बाद हम एक एक की डिटेलिंग करेंगे। ये देखिएगा, जैसे कि मेरे द्वारा डायग्राम को रिप्रेजेंट किया गया है, देखिएगा यहां पर देखिएगा, ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। देखिएगा, ये रीजन जो आपको दिख रहा है रेड कलर से, अच्छे से देखिएगा आप लोगों को, ये रीजन देखिएगा, ये पूरा रीजन आपका पूरा देखिएगा, पूरा ये पूरा जो रीजन है आपका,
इसी को कहा जा रहा है मध्य उच्च प्रदेश। इस मध्य उच्च प्रदेश में 5 उपभाग है। पहले नंबर पर आपने देखा मध्य भारत का पठार, दूसरे नंबर पर देखा बुंदेलखंड का पठार, तीसरे नंबर पर देखा रीवा पन्ना का पठार, चौथे नंबर पर देखा मालवा का पठार और 5वें नंबर पर आपने देखा कि नर्मदा सोन घाटी बेसिन भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये पांचों उपभाग आपके किसके अंतर्गत आ गए? मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत। जो कितना परसेंट वेरी करता है? यही आपका मध्य उच्च प्रदेश 82% वेरी करता है भारत मध्य प्रदेश के संपूर्ण भूभाग का। उसके बाद पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार, इसे हमने सी वर्ग में रखा, जबकि बी वर्ग में आपने किसको रखा? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। तो ये आपने लोकेशन के हिसाब से भी देख लिया कि कहां किसकी लोकेशन है। अब एक एक की हम डिटेल करेंगे कि किस प्रकार से किसकी क्या प्रमुख विशेषता है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं मध्य उच्च प्रदेश की, जिसको 5 उपभागों में भी विभाजित किया गया है। 82% भूभाग पर विस्तृत है, विशालता विविधता के आधार पर 5 वर्गों में बांटा, ये हमने देख ही लिया है। आगे देखिएगा, इसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले मध्य भारत का पठार, जो कि चंबल और आपका ग्वालियर संभाग वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाता है। तो 1951 में मध्य भारत के पठार एवं मालवा के पठार को मिलाकर मध्य भारत प्रांत बनाया गया था, जिसके राज्य प्रमुख जिवाजी राव को, जो कि बी पार्ट के अंतर्गत आता था। यह पठार मध्य उच्च भूमि के उत्तरी क्षेत्र में अवस्थित है। इस पठार के उत्तर में यमुना का मैदान, पश्चिम में राजस्थान का मैदान, दक्षिण में मालवा पठार तथा पूर्व में बुंदेलखंड का पठार अवस्थित है। अगर आपको कंफ्यूज हो तो यहाँ पे देखिएगा, इस पठार की बात की जा रही है, ये किसके उत्तर में? मालवा के पठार के उत्तर में। इसके पूर्व में बुंदेलखंड का पठार है, इसके उत्तर में नर्मदा का मैदान है, यमुना का मैदान है, इसके इधर राजस्थान का मैदान है। बात करें मध्य भारत का पठार के इधर आपका मेवाड़ का पठार भी अवस्थित है। यही भौगोलिक विशेषता यहां पर बतलाई जा रही है बिंदुवार। ठीक है, देखिएगा यहां तक हो गए। इसके आगे देखिएगा कि चंबल नदी के अपवा क्षेत्र का संबंध इस प्रकार इस पठार से, ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे आप कि चंबल नदी के अपवा क्षेत्र का संबंध इसी पठार से, इसलिए इसे चंबल उप आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जहां सर्वाधिक अवनालिका, जिसे आप गली अपर्दन भी बोलते हैं, तो अवनालिका अपर्दन है, इसलिए इससे निर्मित भूमि को बिहार प्रदेश या उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार का जो ये पठार है आपका, ठीक है, कौन सा पठार? मध्य भारत का पठार की जो बात कर रहे हैं, मध्य भारत का पठार, तो यहां पर क्या लिखेंगे आप कि यह मध्य भारत का जो पठार है, यह मध्य भारत का पठार, ठीक है, ये मध्य भारत का पठार का जो क्षेत्रफल है 32,896 किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर हो गया है, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर, जो कि संपूर्ण प्रदेश के कितने भूभाग पर? 10.7% पर यह विस्तृत है आपका। ये भी बात ध्यान रखिएगा। चंबल नदी बात करें, सिंध नदी, पार्वती नदी, इन सभी नदियों के अपवा क्षेत्र का संबंध किससे हो जाएगा? मध्य भारत के पठार से। आगे देखिएगा, इस पठार की औसत हाइट की बात करें तो एवरेज हाइट इसका हो जाएगा 300 से 500 मीटर। यहाँ का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अधिकतम कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है? 40 से 44 तक पहुँच सकता है। न्यूनतम की बात करें तो 15 से 17 के बीच में वेरी करता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए औसत वर्षा क्या होती है, तो औसत वर्षा आप 71 सेंटीमीटर मान सकते हैं, 75 सेंटीमीटर तक भी मान सकते हैं। यह क्षेत्र काली मृदा का विकास इस क्षेत्र में हुआ है। जलोढ़ मृदा भी यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है, कपास और गन्ने। जलोढ़ मृदा मुख्यतः यहाँ पर देखने को मिलती है। कौन सी मृदा? आपकी जलोढ़ मृदा, ठीक है, जो कि किसकी फसल, कौन सी फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? जलोढ़ मृदा। जैसे कि भारत में हमने मृदा वाला चैप्टर पढ़ा है, तो जलोढ़ मृदा में क्या होता है आपका? गन्ने की खेती, ठीक है। जलोढ़ मृदा से संपन्न यह क्षेत्र है, इसलिए गन्ने की खेती के लिए पर्याप्त माना जाता है। कृषि उपज में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, आलू आदि का पैदावार होती है। क्षेत्र में सिंचाई के लिए नहरों तथा कुओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? नहरों और कुओं का मुख्यतः इस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है सिंचाई के लिए, ठीक है। नहरों एवं कुओं का, ठीक है, इन दोनों का मुख्य तौर पर किसके लिए? सिंचाई के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। चीनी मिट्टी, ठीक है, चूना पत्थर जैसे खनिजों के भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। उद्योगों के अंतर्गत कुटीर उद्योग का भविष्य बहुतायत में विकास हुआ है, जिसके अंतर्गत हैंडलूम, खिलौना तथा चीनी मिट्टी का सामान बनाए जाते हैं। वही चीनी कारखाना देखेंगे आप तो ग्वालियर में मिलेगा आपको। मुरैना में देखेंगे तो कालासर यहाँ पर कोलारस का यहाँ पर विकास हो रहा है। इस प्रकार से लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना भी आपका कहाँ है? मुरैना के बानमोर में, ठीक है, बामोर नहीं, ये बानमोर, मुरैना के बानमोर में है, ठीक है। शिवपुरी में भी इसका विकास दिखाई देता है, खेर से कत्था बनाने का कारखाना।
दार्शनिक स्थल देखिए, गुजरात का किला है, गुजरी महल है, हाथीफोड़ दरवाजा है, तेली का मंदिर है, जैन मूर्तियां हैं, इंडोला दरवाजा है, सासबो का मंदिर है, कार्गो हवाई अड्डा डबरा में है। तो ये प्रमुख दार्शनिक स्थल इस पठार के अंतर्गत आते हैं। मध्य भारत के पठार का इतिहास की बात करें तो गुप्तेश्वर उत्खनन ग्वालियर से 40 से 50,000 वर्ष पूर्व यहाँ पर मानवीय बसावट का ज्ञान होता है। पद्मावती नागवंशी राजधानी रह चुका गुप्त शासकों का भी राज्य रहा है। ग्वालियर शिवालय के अनुसार ठीक है, होंड राजा मेहर कुल जो कि तोरणमल का पुत्र था, तोरमान का पुत्र था, ने भी शासन किया है। 8वीं शताब्दी में यहाँ गुर्जर प्रतिहारों ने अपनी सत्ता स्थापित की थी। ये ऐतिहासिक आप दृष्टिकोण देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार का ऐतिहासिक घटनाक्रम रहा है। आपका मध्य भारत के पठार में राष्ट्रकूटों ने गुर्जर प्रतिहारों को परास्त किया और उत्तर भारत का एकमात्र द्रविड़ शैली में निर्मित तेली के मंदिर राष्ट्रकूटों ने ही बनवाया था। 11वीं सदी में चंदेल ने ग्वालियर पर शासन किया, कच्छपों को यहाँ का शासक बनाया गया तथा ग्वालियर में सहस्त्रबाहु मंदिर तथा सिहोनिया में कनक मठ बनवाया। वीर सिंह तोमर ने 1394 में ग्वालियर में को जीतकर तोमर वंश की स्थापना की थी। कुछ और हिस्ट्री देख लेते हैं, ठीक है। मान सिंह तोमर ने ललित कला का विकास किया क्षेत्र में। 1517 में इब्राहिम लोधी ने विक्रमाजीत तोमर से ग्वालियर को जीता। फिर 1754 ईस्वी में ग्वालियर मुगलों के अधीन रहा। इसी क्रम में मराठा वंश के महादजी सिंधिया ने यहाँ सिंधिया वंश की सत्ता स्थापित की, जिसके बाद दौलत राव सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से लश्कर स्थानांतरित की। अब बात करेंगे हम बुंदेलखंड के पठार के बारे में। अब बुंदेलखंड का पठार जो कि आपका इसका 80% एरिया तो आपका यूपी में आ जाता है और 20% एरिया इसका मध्य प्रदेश में दिखाई देता है। तो बुंदेलखंड के पठार की अवस्थिति मध्य भारत के पठार के पूर्व में, रीवा पन्ना पठार के उत्तर पश्चिम में तथा मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में तथा यमुना नदी के दक्षिण में स्थित है। यह भौगोलिक अवस्थिति पहले बिंदु में आपने बतला दिया। इस प्रदेश का दक्षिण व पश्चिम भाग विंध्याचल समूह से तथा उत्तरी भाग जलोढ़ से बना हुआ है। इस प्रदेश की प्राकृतिक बनावट आर्यन युग की ग्रेनाइट नीच चट्टान से मानी जाती है। काली लाल बलुई और दोमट मिट्टी का यह अधिकतर सर्वाधिक प्रभावी क्षेत्र है। बेतवा, केन, धसान, बीना, उर्मिल, टोंस, आसिन आदि नदियों का यहाँ पर प्रवाह होता है। इस पठारी क्षेत्र का एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम अगर बात करें तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड तथा अगर यहाँ पर वर्षा की मात्रा की बात करें तो 70 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। इस पठारी क्षेत्र का जो एरिया है वो एरिया कितना हो जाएगा 23,733 स्क्वायर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर कर दिया, वर्ग किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर में होता है पूरा एरिया। इस प्रकार की इस पठार की, ठीक है, इस प्रकार की नहीं, इस पठार की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वो सिद्ध बाबा की चोटी हो जाती है, ठीक है। इस पठार की सर्वोच्च चोटी की अगर बात करें तो वो हो जाता है आपका कौन सा, सिद्ध बाबा की चोटी। क्लियर हुआ। प्राकृतिक दार्शनिक स्थल के तौर पर खजुराहो से 15 किलोमीटर दूर अवस्थित स्नेह जलप्रपात को 2017 में एक प्रमुख पर्यटक वेबसाइट द्वारा सर्वश्रेष्ठ पिकनिक स्पॉट का दर्जा दिया गया था। किसको? आपका स्नेह जलप्रपात, ठीक है, जो कि आपका खजुराहो के अंतर्गत आता है, 15 किलोमीटर दूर स्थित है। इस क्षेत्र में अवस्थित खजुराहो स्थल एकमात्र ऐसा पर्यटक स्थल है जो 3 प्रकार की परिवहन सुविधाओं से संपन्न है। 3 प्रकार की परिवहन यहाँ पर आपका हो जाएगा स्थल परिवहन के बाद वायु परिवहन के पश्चात अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा सड़क परिवहन भी है, रेल परिवहन है, हवाई परिवहन है। तीनों प्रकार के परिवहन से ये सर्वसुलभ है। अब रीवा पन्ना के पठार की बात करें, रीवा पन्ना का पठार जिसके उत्तर पश्चिम में बात करें तो आपका वही विंध्यन पर्वत श्रेणी या फिर बुंदेलखंड का पठार आ जाता है। बुंदेलखंड का पठार किसके? रीवा पन्ना पठार के उत्तर पश्चिम में। उसके बाद में इसके दक्षिण की बात करें तो वही नर्मदा सोन घाटी आ जाती है। विंध्य पर्वत श्रेणी के पूर्व में अंतिम छोर में अवस्थित होने के कारण विंध्यन कगार प्रदेश भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए विंध्यन कगार प्रदेश 3 मार्कर में तो आप क्या कहेंगे? विंध्यन पर्वत श्रेणी के पूर्वी अंतिम छोर को अवस्थित होने के कारण विंध्यन कगार प्रदेश के नाम से इसे जाना जाता है। इस पठार के उत्तर पश्चिम में बुंदेलखंड का पठार, पश्चिम में मालवा का पठार, दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र तथा दक्षिण पूर्व में पूर्वी पठार के रूप में बघेलखंड का पठार अवस्थित है। इस पठार का एरिया की बात करें कितना स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इसका, तो 31,954.8 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि संपूर्ण भाग का 10.737% वेरी करता है। सोनार
कैन, ठीक है, कैन नहीं है, कैन भी लिख सकते हैं आप वैसे, सोनार, कैन, टोंस, बीहड़, सतना आदि नदियों के प्रवाह का संबंध इसी पठारी क्षेत्र से है। लाल मिट्टी, ठीक है, लाल काले मिट्टी, लाल पीली मिट्टी आदि मिश्रित मृदा जो होता है, मिश्रित मृदा से आच्छादित ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र का एवरेज टेम्परेचर 43 डिग्री सेंटीग्रेड तथा न्यूनतम की बात करें तो 8 डिग्री सेंटीग्रेड इसके एवरेज टेम्परेचर देखने को मिलता है। वर्षा की मात्रा 125 सेंटीमीटर औसतन देखने को मिलती है। उद्योग के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र सीमेंट तथा लाख उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण सतना जिले में सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। वहीं रीवा क्षेत्र में लाख उद्योग का विकास भी दिखाई देता है। खनिज संसाधन के रूप में देखें तो चूना पत्थर, बॉक्साइट, जिप्सम, हीरा आदि का पर्याप्त भंडार उपलब्ध होता है। वानस्पतिक रूप से तेंदुपत्ता, सागौन, साज हो जाता है, खेर आदि का पर्याप्त विकास दिखाई देता है। इस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, सागर जिले शामिल माने जाते हैं। प्रमुख दार्शनिक स्थल की बात कर लेते हैं। चचाई जलप्रपात यहीं पर आपका रीवा में आ जाता है। बहुटी जलप्रपात आपका केवटी जलप्रपात है। चित्रकूट, मेहरधाम, अशोककालीन बरहुत स्तूप, ठीक है, भागवत धर्म का संत प्राणनाथ एवं बलदेव सिंह मंदिर, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पांडव जलप्रपात, पांडव का पन्ना हो जाएगा आपका, कैन घड़ियाल अभ्यारण्य, ये सभी प्रमुख दार्शनिक स्थल किसके अंतर्गत आ जाते हैं? रीवा पन्ना कगार प्रदेश या रीवा पन्ना पठारी क्षेत्र के अंतर्गत। देखिएगा ऐतिहासिक दृष्टिकोण, यहाँ सर्वप्रथम है वंश के प्रमाण मिले हैं, जिन्होंने 249 ईस्वी में कलिंजर को अपनी राजधानी बनाकर इसके बाद गुप्त वंश का आगमन यहाँ पर दिखाई देता है। यशोवर्मन चंदेल ने है वंश को 925 से 955 ईस्वी के मध्य हराया और चंदेल वंश को स्थापित किया। इसके बाद देखें तो 14 ईस्वी शताब्दी में कलिंजर को बुंदेला ने जीता। छत्रसाल बुंदेला पन्ना रियासत के प्रतापी राजा रहे। 1948 में विंध्य प्रदेश अस्तित्व में आया, जो पाटसी का हिस्सा बना। अंततः पूर्ण रूप से 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का हिस्सा बना। आगे देखिएगा मालवा के पठार की, और यही प्रश्न आपका 2020 में भी पूछा गया था। मालवा के पठार के भौगोलिक वर्णन करना था, और यही था आपका कौन से मार्कर में, या 5 मार्कर का क्वेश्चन बना हुआ था। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में अवस्थित है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इसी का है। आपका लगभग कितना होता है? 28%। ये पूरे भूभाग का वेरी करता है। इसके उत्तर में मेवाड़ का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, मध्य भारत का पठार है। उत्तर की बात कर रहे हैं, उत्तर में मेवाड़ है, बुंदेलखंड है और आपका मध्य भारत का पठार है। दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी है, उत्तर में रीवा पन्ना का पठार अवस्थित है। इस पठार का निर्माण की अगर बात करें तो ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया से जब मैग्मा लावा के रूप में बाहर आता है और शीतलीकरण के पश्चात जिस पठारी संरचना का निर्माण करता है, उसी प्रकार से संरचना का निर्माण हुआ आपका मालवा के पठार का। आपका बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। ठीक है, आगे देखिएगा इस पठार का क्षेत्रफल 88,222 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि प्रदेश के संपूर्ण भूभाग का 28% है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है, यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी माउंट सिगार, जो कि सतना जिले में अवस्थित है। इस पठार को राजस्थान में हाड़ौती का पठार कहा जाता है, और इस क्षेत्र में बेसाल्ट चट्टान के अपर्दन एवं अपक्षेण से काली मृदा का विकास हुआ है, जो कि कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। यही कारण है कि कपास की जो काली मृदा होती है उसे कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के एवरेज टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, 40 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर। न्यूनतम की बात करें तो 11 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब अधिकतम औसत तापमान आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम औसत तापमान आपका हो जाएगा 11 डिग्री सेंटीग्रेड। और वर्षा की बात करें तो लगभग 125 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा की मात्रा दिखाई देती है, 75 सेंटीमीटर से लेकर। ठीक है, क्षेत्र की जलवायु समशीतोष्ण कटिबंधीय होती है, क्योंकि कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग जो होता है वह शीतोष्ण कटिबंधीय, जबकि कर्क रेखा के नीचे वाला भाग जो होता है विषुवत रेखा की ओर जब बढ़ते हैं तो वो होता है आपका उष्ण कटिबंधीय। जब दोनों को मिला दिया जाता है तो बन जाता है आपका समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। चंबल, बेतवा, कालीसिंध, शिप्रा, पार्वती, बंबे, माही आदि नदियों के प्रवाह का संबंध या अपवाह का संबंध इसी पठारी क्षेत्र से है। सागौन, सेलम, साल, तेंदुपत्ता आदि वनोपज के बहुतायत में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब यहां पर कौन कौन से जिले हैं वो देख लीजिए। रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, देवास, इंदौर, शाजापुर, भोपाल, उज्जैन, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, रायसेन, धार, सीहोर जिलों में पूर्णतः तथा आंशिक विस्तार इसका देखने को मिलता है। मैंने अभी आपको मैप दिखलाया था, उसी मैप के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कौन कौन से जिले में यह विस्तारित है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बात करें, पंजाब में चुनाव नदी, ठीक है, और रावी नदी, चिनाब नदी, ठीक है। कौन सी नदी है आपका? चिनाब नदी।
चिनाब, ठीक है। पंजाब में चिनाब, रावी के मध्य अवस्थित रचना दोआब, ठीक है। ये दो आप नहीं है, ये दो आब है। क्या है आपका? दो आब, दो नदियों के बीच का वह क्षेत्र, उसी को किस नाम से जाना जाता है? दो आब के नाम से जाना जाता है। यह ऐतिहासिक, ठीक है, जाति, यहां पर एक मलव जाति रहती थी, इसी के नाम के आधार पर इस पठार का नाम क्या रखा गया? मालवा का पठार। शासन करने वाले विभिन्न वंश निम्नानुसार क्रम में रहे हैं। सबसे मानव, ये मालव जाति, ठीक है, मानव नहीं है, मालव जाति, ठीक है, मालव जाति। फिर परमार वंश, मुस्लिम, सूरी वंश, खिलजी वंश, आपका मुगल, फिर पेशवा, फिर देन अंग्रेज इस क्षेत्र में अपना शासन संचालित किया। मालवा की रियासत को मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का भाग इसे बना दिया गया। आगे देखिएगा, नर्मदा सोन घाटी की बात करते हैं। नर्मदा सोन घाटी मालवा के पठार के दक्षिण में, ये तो आपको पता है, और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के उत्तर में अवस्थित है। तो अवस्थित नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में मालवा का पठार उत्तर पूर्व में, जबकि रेवा पन्ना का पठार पूर्व में। बघेलखंड का देखिएगा, यहां पर ऐसे पढ़ते हैं इसको ताकि आपको क्लियरिटी हो पाएगी। देखिएगा, नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में, मालवा का पठार उत्तर पूर्व है, ठीक है। मालवा का पठार किस में हो जाएगा? उत्तर पूर्व में। रीवा पन्ना का पठार पूर्व में। बघेलखंड का या पूर्वी पठार तथा दक्षिण में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी अवस्थित है, ठीक है। पूर्व में भी क्या आ जाएगा? बघेलखंड का पठार, जबकि आपका उत्तर पूर्व में क्या आ जाएगा? रीवा पन्ना का पठार। इसको ऐसे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। देखिएगा, उत्तर में क्या हो गया आपका? मालवा का पठार। उत्तर पूर्व में, जैसे कि ये मध्य में हमने बना दिया आपका नर्मदा सोन घाटी, उत्तर में हो गया आपका मालवा पठार, ठीक है। उत्तर पूर्व में हो जाएगा आपका रीवा पन्ना, ठीक है, रीवा पन्ना। इसके बाद देखें, इसके पूर्व में आपका बघेलखंड हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण की बात करें तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, ठीक है। तो ये अवस्थित है मालवा का पठार उत्तर में, उत्तर पूर्व में रीवा पन्ना, बघेलखंड का पूर्व में, दक्षिण में सतपुड़ा का पठार, नर्मदा सोन घाटी की अवस्थिति आपने बतला दिया है। यह क्षेत्र मध्य उच्च प्रदेश का दक्षिणी भाग है। क्षेत्रफल की बात करें तो 86,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल मिलता है, जो संपूर्ण मध्य प्रदेश के भूभाग का 26% वेरी करता है। जिले की बात करें, कटनी, जबलपुर। कटनी को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जबलपुर, होशंगाबाद, हरदा। अब होशंगाबाद का नाम चेंज हो गया, आप नर्मदापुरम बोलिएगा, ठीक है। हरदा, नरसिंहपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, सीधी जिले में पूर्णतः तथा आंशिक रूप से शामिल क्षेत्र हैं। नर्मदा, सोन, तवाद, नर्मदा की सहायक नदियाँ जैसे कि शक्कर, हिरन, वरना, शेर, हथनी आदि नदियों का संबंध इसी क्षेत्र से है। गहरी काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। मानस, यहाँ पर मानसून प्रकार की जलवायु, ठीक है, मानस नहीं, मानसूनी प्रकार की जलवायु यहाँ पर देखने को मिलती है। कैसी जलवायु? मानसूनी प्रकार की जलवायु, जिसमें गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में साधारण ठंड होती है, ठीक है। चलिए, वर्षा की मात्रा की बात करें, 125 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार पर्वत के रूप में दिखाई देता है। मालवा के पठार, आपका जो किसके पठार के हम देखा था, जिसमें नर्मदा सोन घाटी, इसमें आप देखेंगे उत्तर की ओर आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, और यह एक प्रकार की भ्रंश घाटी है। और इसके उत्तर में ब्लॉक पर्वत, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत भी ब्लॉक पर्वत जो कि दक्षिण में अवस्थित है, उत्तर में आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ठीक है। मुख्य वनस्पति सागौन। होशंगाबाद की बोरी घाटी में अत्यधिक घनत्व के रूप में पाई जाती है सागौन, ठीक है। गेहूं, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, गन्ना, चावल, इसकी भी यहाँ पर फसलें की पैदावार होती है। सफेद संगमरमर, कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, टंगस्टन और चीनी मिट्टी की प्रधानता यहाँ पर खनिजों के रूप में होती है। सीमेंट उद्योग कटनी में है। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का कारखाना है यहाँ पर। जबलपुर में हैवी व्हीकल फैक्ट्री, गन कैरेज फैक्ट्री तथा गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कि जबलपुर में है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में अवस्थित है। ये प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर दिखाई देते हैं। पर्यटक स्थल की बात करें, भेड़ा घाट है जहाँ पर आपका धुआंधार जलप्रपात निर्मित है, जबलपुर के अंतर्गत आ जाता है। ओमकारेश्वर है, खंडवा में आ जाता है। ओमकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है। महेश्वर आ जाता है, खरगोन के अंतर्गत है। 52 गज आपका बड़वानी में आ जाता है। ये प्रमुख पर्यटक स्थल किसके अंतर्गत आ जाते हैं आपके किसके अंतर्गत आ जाते हैं? नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत, ठीक है, इसी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। अब आगे देखिएगा, आगे शायद इसमें पूर्वी पठार के बारे में नहीं लिखा होगा, उसके बारे में डिटेल अभी बता देंगे।
चलिए बघेलखंड के पठार के बारे में, जैसे कि अब मैं मैप में लेकर चलता हूं आप लोगों को, उस मैप में हम बात करेंगे कहां तक आप पहुंच चुके हैं। जैसे कि ये देखिएगा, या फिर आप सीधा चार्ट में भी देख सकते हैं, हमने मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत इन सारी श्रृंखला को पढ़ा है। अब फिर आपका एक सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बाद एक पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार है। जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर मैप देखिएगा, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, यहाँ पर देखिएगा सतपुड़ा मैकल श्रेणी, ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी का विस्तार अगर बात करें तो 11% इसे वेरी करता है, 11% टोटल एरिया होता है। यहां पर देख लीजिएगा, इस मैप में भी यही लिखा आपका सतपुड़ा श्रेणी तथा सतपुड़ा मैकल श्रेणी। यह सतपुड़ा जो पठार है इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। यहां पर समझ लीजिए था कि इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है इसका पश्चिमी सतपुड़ा, एक मध्य सतपुड़ा, एक हो जाएगा इसका पूर्वी सतपुड़ा। ये पश्चिमी सतपुड़ा है आपका, पश्चिमी, ठीक है, यह मध्य, और ये हो जाएगा आपका पूर्वी। पूर्वी सतपुड़ा को मैकाल के नाम से जाना जाता है, मैकाल पर्वत श्रेणी, ठीक है। मध्य वाले को जाना जाता है महादेव पर्वत श्रेणी, ठीक है। और पश्चिमी को बोला जाता है राजपीपला की पहाड़ी, राजपीपला की पहाड़ी, ठीक है। जो महादेव पर्वत श्रेणी है, इसी पर सबसे ऊंची चोटी आपका होशंगाबाद या नर्मदापुरम में देखने को मिलेगी, जिसे कहा जाता है माउंट धूपगढ़। क्या कहा जाता है? माउंट धूपगढ़, देखिए, जो कि सर्वोच्च चोटी है। उसके बाद में अगर देखें, जो आपका मैकाल पर्वत है, इस मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है माउंट अमरकंटक, अमरकंटक, ठीक है। माउंट अमरकंटक किसकी सबसे ऊंची चोटी? मैकाल पर्वत श्रेणी की या पूर्वी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। और मध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का कौन सा हो जाएगा? आपका महादेव पर्वत श्रेणी। यही आपका जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में आपको सदाबहार वन मिलते हैं। कौन से? सदाबहार वन, सदाबहार वन मिलते हैं, जो कि हमेशा इसकी पत्तियां या वृक्ष अपने गिराते नहीं है। सदाबहार पर्णपाती वृक्ष इनको कहा जाता है। दूसरी अगर बात करें तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा भी अगर अधिक होती है, तो वर्षा की मात्रा अधिक होने के कारण यह जो आपका बालाघाट वाला एरिया है, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, यहाँ पर लेटेराइट मृदा का विकास होता है। कौन सी मृदा का? लेटेराइट मृदा का यहाँ पर विकास पाया जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, लेटेराइट मृदा होगी। अब जो लेटेराइट मृदा होती है, ये आपके किसके फसल के लिए? ये मसाला भी होता है यहाँ पर वैसे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मोटे अनाज की खेती होती है, मोटे अनाज, ठीक है। यहाँ पर आपका फसल के रूप में बात करें तो फसल में आपका क्या हो जाएगा? इसमें वही साल सागौन हो जाता है। ये प्रमुख फसल के रूप में यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि संपूर्ण मध्य प्रदेश में साल सागौन तो मिल ही जाता है आपको, ठीक है। तो ये आपका सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, जिसकी आप ऐसे भौगोलिक अवस्था भी बता सकते हैं कि इसके उत्तर में नर्मदा सोन घाटी है, जैसा इसके उत्तर पूर्व में पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार है, ये आप बतला सकते हैं, ठीक है। तो यह सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। अब बात करें इसी में अगर कि आपका पूर्वी पठार या बघेलखंड के पठार के बारे में आ जाए तो इसमें क्या लिखना है? तो पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार की अगर बात करें तो पूर्वी पठार इसका कितना परसेंट ये वेरी कर रहा है? आपका क्षेत्रफल 60%, 7% ये वेरी करता है आपका टोटल एरिया का। उसके बाद बात करें जो पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार है, यह आपको जो छत्तीसगढ़ का, इधर आपका कौन सा जाता है? छत्तीसगढ़ का बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन से पृथक करने वाली एक संरचना है, जो संपूर्ण मध्य प्रदेश की भूभाग को यह एक पृथक करने वाली एक संरचना हो जाएगी, जिसके उत्तर पश्चिम में रीवा पन्ना का पठार, पश्चिम में हो जाएगा नर्मदा सोन घाटी, दक्षिण में हो जाएगा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, और पूर्व में हो जाएगा इसके कौन सा? छत्तीसगढ़ बेसिन। तो यहाँ पर वर्षा की बात, यहाँ पर अगर मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर आपकी लाल पीली मिट्टी तो पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर मिश्रित मृदा भी देखने को मिलती है। जब मिश्रित मृदा हो जाती है तो यहाँ पे मोटे अनाज की खेती भी होती है, साथ में लाल पीली मिट्टी होने के कारण चावल का यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसीलिए जो आपका रीवा है उसे क्या कहा जाता है? रीवा को चावल का मध्य प्रदेश में कटोरी के नाम से जाना जाता है। तो ये क्षेत्र है जहाँ पर चावल की पैदावार ज्यादा होती है। साथ में यह कोयला से संपन्न क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अमरकंटक कोयला क्षेत्र हो जाएगा,
शाहपुरा कोयला क्षेत्र हो जाएगा। साथ में आप बात करें तो कानन घाटी यहाँ पर हो जाएगा। कानन घाटी आपका होशंगाबाद में आ जाएगा वैसे। और एक और होता है आपका यहाँ पर, यहीं पर आपका अमरकंटक के ऊपर सबसे अच्छी किस्म का जो कोयला पाया जाता है सोहागपुर कोयला क्षेत्र, वह भी इसी पठार के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो साथियों, जैसे कि हमने यहाँ पर सभी पठारी संरचना के बारे में देखने का प्रयास किया, यहाँ पर मध्य उच्च प्रदेश की पांचों श्रृंखला के बारे में देखा, पांचों संरचना के बारे में देखा, तत्पश्चात सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और पूर्वी पठार या बघेलखंड के पठार के बारे में जाना। कल की क्लास में हम जो देखेंगे, कल की क्लास में आपका जो टॉपिक होगा मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र, हम देखने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में किस किस प्रकार का अपवाह तंत्र देखने को मिलता है। तो साथियों, आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। कल इसको क्लास को हम फिर से शुरू करेंगे, हमारा जो नया टॉपिक होगा मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र। क्लियर है? तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।